तरीके और इलेक्शन की कैपेसिटी बिल्डिंग यानी इलेक्शन कमीशन का कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत एक प्रोग्रेस हुई है और धीरे धीरे हमारा चुनाव प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और एक तरीके से कहा जाए तो सारे जो सिस्टम्स में फ्लॉज थे उन फ्लॉज को कवर करता हुआ इलेक्शन कमीशन ने यहां तक की यात्रा की है। और वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स ने भी की है, क्योंकि एक समय में पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे याद है क्योंकि मेरा संबंध बिहार से है, तो उस समय एक बात प्रचलित शब्द था बूथ कैप्चरिंग, और आज पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट शायद इस शब्द से अनभिज्ञ है। तो ये एक यात्रा के कारण से हमको देखने को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन में लोगों तक पहुंचने में एक बहुत ही, जिसको कहा जाए, समय के साथ साथ एक महारत भी स्थापित की है और एक जिसको कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें पारंगत भी हुआ है और अपनी बात को कम्युनिकेट करने में भी पारंगत हुआ है। देखिए, पूरे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे हाई वोल्टेज इलेक्शन अगर हम कहें तो वो बंगाल में हो रहा है। आपने बूथ कैप्चरिंग शब्द का इस्तेमाल किया। ममता दीदी तो कहती हैं कि ये भाजपा के लोग आ रहे हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस को भेज रहे हैं, यहां पर बूथ कैप्चरिंग जैसा माहौल बनाया रखा है। ये जो हाई वोल्टेज इलेक्शन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके बाद कोई चुनाव महत्वपूर्ण है तो वो 2021 का बंगाल चुनाव महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? देखिए, ये थोड़ी सी गलतफहमी है और मीडिया ने जरूर इसको हाइप दी है या इसको एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से रखा है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उतने ही महत्व से लड़ती है। वह बंगाल का चुनाव हो, वो केरल का चुनाव हो, वो तमिलनाडु का चुनाव हो, वो पुडुचेरी का चुनाव हो, वो असम का चुनाव हो, या फिर वो ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो। एवरी इलेक्शन वी फाइट विथ फुल एग्रेशन और एग्रेसिव तरीके से हम चुनाव में अपनी बातों को रखते हैं, इसलिए हमारी तरफ से नहीं है। हाँ, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव को ममता जी ने जिस तरीके से उसको हाइप देने की कोशिश की है, इसलिए वो ज्यादा प्रचार में आ गया, प्रसारित हो गया है और लोगों को लगता था कि बंगाल जैसे टीएमसी का बैस्टियन है, वो आज सबको दिख रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लहर स्पष्ट रूप में देखने को मिल रही है। जब हम बात करें तो चौथा चरण समाप्त हो चुका है। बंगाल में हिंसा इस चरण में भी हुई है, कूच बिहार में आज हिंसा हुई है, वहां पर सीआरपीएफ के जवानों के हथियारों को छीनने की कोशिश हुई, वहां पर गोली भी चली। टीएमसी का आरोप है कि अभी कुछ देर पहले ही डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि हाथों में खून लग गया लोगों के, कैसे बच पाएंगे वो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी आज शीतलकुची में हुआ है कूच बिहार में, वह बताता है टीएमसी का बौखलाहट। उन्होंने चुनाव को हारना कंसीड कर लिया है, एक्सीड कर लिया है। वो मान चुके हैं कि वो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आई है। आज सवेरे 7:30 बजे, जो इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, 7:30 बजे आनंद बर्मन नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लाइन में लगे हुए गोली लगी और वो मारा गया। उसके बाद टीएमसी के लोगों ने इकट्ठा होकर के क्विक रिस्पांस टीम की अस्त्र को छीनने का प्रयास हुआ और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि शीतलकुची में ही ममता जी का वक्तव्य है कि सीआरपीएफ को घेरो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को घेरो। वो कहे, उनका आरोप है कि सीआरपीएफ ज्यादती कर रही है, उनके वोटरों को रोक रही है, जो उनका वर्जन है ममता बनर्जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर, ये सब लोग होते हैं और ये इसका तो आरोप है कि ये सब लोग केंद्र सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। गृह मंत्री खुद वहां मौजूद है। देखिए, ममता जी सच्चाई को, बीजेपी के नेता की तरह काम कर रहे हैं। अभी जी, ममता जी सच्चाई को कबूल करने में वो नहीं कर रही हैं कबूल। सच्चाई ये है कि बंगाल की जनता ने उनको इस बार घर बैठाने का और उनको चुनाव में परास्त करने का मन बना लिया है और इसलिए उनको सब कुछ ही डार्क दिख रहा है, सब कुछ ही उनको अपने विरोध में दिख रहा है। आखिर डेमोक्रेसी, आखिर प्रजातंत्र,
ये इतना भारत का जो माना गया प्रजातंत्र है और जो सिस्टम है, आप चुनाव जीत लेते हो तो चैंपियन, तो शहंशाह, आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम, सीआरपीएफ। अब मैं चर्चा नहीं करना चाहता आज के दिन में, यही वेस्ट बंगाल था ना जहां आपने हजारों लोगों को पंचायत का चुनाव का नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिया है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी और बहुत लोग उसके बावजूद भी नहीं भर पाए, वन साइडेड इलेक्शन हो गया। तो डू यू वांट दैट बंगाल? दैट इज योर बंगाल, दैट इज ममताज बंगाल। ये ममता चाहती है, इसको वो प्रजातंत्र कहती है। प्रजातंत्र तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चुनाव को कराएगा और करा रहा है वो एक, और आपके पास ऑब्जर्वर्स है, सब कुछ है, आप हर एक बात को कह सकते हैं, लेकिन अस्त्र को छीना, और ये तो रिपोर्ट आ रही है ना ऑब्जर्वर्स की, ये हमारी जी बिल्कुल पढ़ी मैंने उस रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नहीं जो है, मेरे पास जानकारी है। यह स्पष्ट बताता है। और देखिए जो डायरेक्ट ने कहा, मैंने डायरेक्ट का स्टेटमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन खून लग गया है, ये आप ही ने लगाया है, आप ही के कार्यकर्ता अब आप इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ही उनको उकसा रहे हैं। पर ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में भी कहा, उन्होंने बोला कि ये मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं लेकिन ये बीजेपी वाली सीआरपीएफ बन गई है। क्या आपको लगता है फोर्सेस के लिए जो बात कही गई? बंगाल के नेताओं ने बंगाल को लंबे समय तक भरगला करके रखा, उसका यह नतीजा है। और ममता जी अभी भी पीछे नहीं हट रही है। फैक्ट रिमेन्स, द स्टोरी इज डिफरेंट। और इसी तरीके से बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश होती रही है। हम कूच बिहार की बात कर रहे हैं, आपके भी काफिले पे हमला हुआ था बिहार के अंदर, लेकिन कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पे भी हमला हुआ। पीछे हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान पर की एक कार्यक्रम में भी अटैक हुआ, शाहनवाज हुसैन के भी एक कार्यक्रम में पत्थर चले। क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन, कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और इसका उत्तर कौन देगा? यह अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीएमसी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। लेकिन दूसरी तरफ से वर्जन आता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी जो है, आप लोग यूपी से, बिहार से तमाम लोगों को लेकर आए हैं। जो ममता बनर्जी कहती है, मैं तो उनको कोट करता हूं कि बीजेपी यूपी बिहार से गुंडों को लेकर आ गई है यहां पर और चुनाव लड़वा रही है। ऐसा है, ये मैं फिर बताता हूं, ममता जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है, जिसको आप लोगों ने भी बहुत कवरेज दी है जी। मतलब आपका वर्कर हो तो वो कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता हो तो वो गुंडा। ये टर्मिनोलॉजी कहां से सीखी है? उनका कहना है कि चुनाव मैनेजमेंट के लिए बाहर से लोग आए हुए हैं सब। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर है कि नहीं है? और दूसरी बात, बंगाल का चुनाव में वोट बाहर का आदमी दे रहा है या बंगाल का आदमी दे रहा है? बंगाल का एमएलए बन रहा है या बाहर का आदमी एमएलए बन रहा है? वो ये किस तरीके के हम नैरेटिव से तय करने वाले हैं? और मैं फिर बता दूं, ममता जी की एक एक नैरेटिव को बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया है। बाहरी भीतरी की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां के थे? आचार्य देव कहां के थे? हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां के थे? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस तरीके से बंगाल के विभाजन को के समय पर अपना योगदान किया है, वो सब जानते हैं। देश में पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था उस समय उनका रोल क्या है वो भी जानते हैं। एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान के लिए बलिदान देने वाले कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी के बात को लेकर के एक नेशन, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक संविधान, इस बात को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो हम बाहरी हो गए और वो भीतरी हो गई। बंगाल ने जो दृष्टि दी उसको लेकर सारे देश में जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की। क्या ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है? वो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की की बात कर रही है। इसकी वजह से आप लोगों को भी मेहनत या फिर कहीं तो जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह ने भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला कि भूमिपुत्र ही बनेगा इंटरव्यू। आप लोगों को भी एम्फेसाइज करके बोलना पड़ रहा है कि एक बंगाली मुख्यमंत्री होगा, हम बाहर से किसी को नहीं लेके आएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी? हम इलेक्शन में मेहनत हमेशा करते हैं और हमको करने में कोई आपत्ति नहीं होती, ये हम करेंगे ही करेंगे जी। लेकिन फॉल्स नैरेटिव को बंगाल की जनता ने निगेट कर दिया है,
रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए आप ऐसे जितने भी आरोप लगाने चाहे आप लगाइए, और मैं आपको बताऊं ये सब आरोप किसी में भी कोई कंटेंट या कोई गहरापन नहीं है। ये देखिए, एक मुख्यमंत्री के द्वारा कहना बाहरी लोग आ रहे हैं, ये भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार है क्या? एक 10 साल तक संवैधानिक पद पर रहने वाली महिला नेत्री इस तरीके के शब्दों का शब्दावली कहती है, आप पूछते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ये उनके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके सोच के बारे में बहुत दूर तक इंगित करता है। एक आप लोगों पे आरोप है कि आप कम्युनल एजेंडे के ऊपर पूरे इलेक्शन को लेके गए हैं। हालांकि हरे रामा हरे कृष्णा भी हो रहा है इस चुनाव में, चंडी पाठ दुर्गा पाठ भी हो रहा है, लेकिन जय श्री राम के नारे आपकी सभाओं में, आपकी रैली को मैंने देखा, आपके रोड शोज को मैंने देखा, उसमें आम है। अमित शाह के कार्यक्रमों में, प्रदेश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आम हो गया जय श्री राम के नारे को। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कम्युनल एजेंडा है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद अब चंडी पाठ कर रही हैं। अमित जी, बहुत आपने अहम सवाल उठाया है। मैं जरा तफसील से इसका जवाब देना चाहता हूं, इत्मीनान से जवाब देना चाहता हूं। 10 साल तो आपने विसर्जन को रोका दुर्गा पूजा के, 10 साल तो आपने सरस्वती पूजा नहीं होने दी, 10 साल तक आपने सारे विषयों को रोकने का आपने प्रयास किया और आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, आपने अपीजमेंट की राजनीति की, आपने कुछ लोगों को कम्युनल एंगल पर प्रश्रय दिया। और मैं आपसे पूछता हूं, इस बार टीएमसी के सभी नेताओं को सरस्वती पूजा क्यों मनाना पड़ा? क्यों घंटी बजानी पड़ी? क्यों चंडी पाठ करना पड़ा, वो भी 2021 में आकर के? इसलिए कि बंगाल की जनता ने इस बात को समझ लिया कि आपने कम्युनल एंगल चलाया और उसके कारण लोगों ने अपने तरीके से, आज जो आपके टेप्स रूप्स आए हैं वो बाहर क्लब हाउस के, उसमें वो बता रहे हैं कि 10 साल से तो हम तुष्टीकरण करते रहे और हमारा नारा है, उसमें तो 20 साल उसमें सभी लोग जुड़ जाते हैं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नहीं आती है, तो यही लोग तो तुष्टीकरण करते रहे। और हमारा तो कहना है तानाशाही, तुष्टीकरण, टोलाबाजी, इसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो बात आपने जय श्री राम की कही, देखिए जय श्री राम हैज बिकम अ स्लोगन ऑफ असोल परिवर्तन। वो परिवर्तन का एक स्लोगन बन गया है। और जय श्री राम को, और वो भी कैसे, किसने कहा था मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, अपनी गाड़ी रोक करके 4 बच्चे बेचारे नारे लगा रहे थे तो उनको अरेस्ट कराना? ये आपने 2019 की लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। कहीं नारे लग गए तो उतर करके डांट देना, तो आपने ही तो पॉपुलर कह रहे कि आप उनका आरोप है कि आप लोग चिढ़ाते हैं उस नारे। देखिए, मैं फिर कहता हूं, वो नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको दिखा है दुर्गा पूजा को आपने रोका है, आपने सरस्वती पूजा को रोका है, आपने राम जन्मभूमि के अयोध्या के शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगाया है। कौन भूलेगा इन बातों को? और इसके लिए क्या हमको कोई पाठ पढ़ाना पड़ता है क्या सीख देनी पड़ती है? हाल ही में प्रधानमंत्री, बंगाल की जनता, बंगाल का कल्चर आप जानते हैं, बंगाल के लोगों का आप स्पिरिट जानते हैं। वो टीएमसी का तो आरोप रहता है, ये तो लेफ्ट का भी आरोप है कि बंगाल का कल्चर कम्युनल एजेंडे के साथ नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है। ये तो हम बोलते हैं, उन्होंने तो 2021 में बोलना शुरू किया है, और वो इसलिए बोलना शुरू किया है क्योंकि चुनाव में शेष हो गए। जी, एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बंगाल के लिए बोला जाता है कि एक भद्र लोग है, लेकिन बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा दीदी ओ दीदी, जो कि बीजेपी के कैडर में एक बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ने उस पर बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ममता जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्दावली प्रयोग की है, ये हम आपको ऑन एयर नहीं सुना सकते। नहीं, मैंने उसको सुना है। ममता जी ने जो शब्दावली अमित शाह जी के लिए कही है, वो शब्दावली हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो अलंकारों से भर दिया है जी, जब आप पे हमला हुआ था तब और उसके बाद भी हमारे नाम के साथ कितने अलंकार लगे। ये हमको संस्कृति समझा रही है, इनसे हमने संस्कृति समझनी है। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे शब्दों में दीदी ओ दीदी, ये उनको निवेदन कर रहे हैं, पर वो कह रही है कि ये चिढ़ाने के लिए सब कुछ चीजें। भाई, आप हर एक तरीके के अपशब्द बोले वो आपको वो मंजूर, और हम आपको आदर सूचक तरीके से बोलें तो भी आपको नामंजूर। यही मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व का असल परीक्षा तो अब आई है।
और यहां पर मुझे दिख रहा है कि ममता जी की बौखलाहट, अ लीडर इन क्राइसिस, इस पता चलता है कि वो लीडर है कि नहीं है, और ये सारी चीजें सामने आप कह रहे हैं ममता बनर्जी क्राइसिस में है? हाँ बिल्कुल है। और क्राइसिस मतलब उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है, वो हार रही हैं। आप तो कह रहे और थे वो उनको दूसरी दिख रहा है। सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो खबर आई नहीं है। आ जाएगी। प्रधानमंत्री और ने भी ये कहा। देखिए, ये उनका फैसला करने का विषय है, जी, जी। लेकिन नंदीग्राम से हार रही है, ये तय है। नंदीग्राम से हारी है 100%। जी बिल्कुल। 2 मई को हम आपसे पूछ सकते हैं। आप मेरे से जरूर बात कीजिएगा। जी चलिए, क्योंकि क्लब हाउस की बात हुई और मैं व्यूअर्स को बता देता हूं कि क्लब हाउस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी वार्तालाप होता है, और वहां पर ममता बनर्जी के जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी को जो बंगाल में समर्थन मिल रहा है उसकी बहुत साफ तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? और उन्होंने 20 साल से जो तुष्टीकरण हुआ, जिसको बीजेपी, जिसको माफ करिए लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी ने जम के करा, और अब हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी तरफ कोई खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर उनका ये कोई इलेक्शन जो स्ट्रैटेजिस्ट जो नहीं, जो ये क्लब हाउस की डिबेट चर्चा आई है, चैट आई है, वो वही बात कह रहे हैं जो हम कहते रहे हैं, और वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि उनका स्ट्रैटेजिस्ट, उनको दृष्टि और दिशा देने वाला, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति, अगर वो इस तरीके की बातचीत कर रहा है जो बीजेपी कहती आई है, और बीजेपी को ही वो मान रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी वो, पर उन्होंने बोला कि देखिए मेरी पूरी चैट आनी, पूरी ऑडियो आना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीत रही है। तो वो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, वो अपनी पूरी चैट ले आए। जी, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि बीजेपी 100 से ज्यादा आंकड़ा की सीटों का आंकड़ा पार नहीं करेगी, नहीं तो मैं ये पूरा कार्यक्रम छोड़ दूंगा, मतलब मैं किसी को चुनाव नहीं लड़वाऊंगा। देखिए, ऐसा होता है, बहुत से पंडित, बहुत से लोग चुनाव में बहुत सी बातें कहते हैं। प्रशांत किशोर तो बीजेपी के साथ भी रहे। हम सबको नमस्कार करते हैं, सबको आदर देते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद जो हम कहते हैं वो होता है, वो हम, और 2 तारीख को वही होगा, वो हम कह सकते हैं। क्या आपको लगता है? और हमारा कहना ये है कि हम जनता की आवाज को पहचान करके बोलते हैं। मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं, और मुझे उम्मीद है कि नड्डा जी आप भी इसका स्पष्ट जवाब देंगे। इन ऑडियो टेप में पोलराइजेशन की बात है, हालांकि उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी के साथ एक सवाल पूछता हूं, क्या बंगाल में बीजेपी हिंदू पोलराइजेशन कराने में कामयाब रही है? देखिए, हमारा मत बड़ा स्पष्ट है, और मैं कोई अस्पष्ट शब्दों में नहीं कह रहा हूं जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, तमन्ना है, इच्छा है, और हम उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, स्वच्छ भारत अभियान चला, 11 करोड़ 70 लाख टॉयलेट्स बने, हमने कभी किसी का मजहब पूछा? हम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवरेज दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, हमने किसी का मजहब पूछा? उजाला में हम 8 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, हमने किसी का मजहब पूछा? हम सौभाग्य योजना में 2 करोड़ से 56 लाख के आसपास हाउस होल्ड को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, हमने किसी से मजहब पूछा? या मजहब के आधार पर किसी का भेदभाव हुआ है? लेकिन जब आपकी रैलियों में जय श्री राम के नारे लगते हैं, मैं कह रहा हूं, जय श्री राम का नारा विकास का, परिवर्तन का पर्यायवाची है, वह परिवर्तन, औसोल परिवर्तन का रास्ता है, और उससे ममता जी जितनी चिढ़ी है, उसके कारण लोगों को ये लगा है कि यही रास्ता है, और हम डेवलपमेंट, विकास का नारा है, वो विकास से जुड़ा हुआ नारा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने भी एक अपने कार्यक्रम, अपनी एक रैली में बोला कि ममता जी ने जो, और दूसरी बात, जी जी जी, तुष्टीकरण जी हमारा मुद्दा है, तुष्टीकरण के विषय को हमने लोगों के सामने रखा है जी, और प्रशांत किशोर ने खुद ही मान लिया, उनके क्लब हाउस के चैट में ये साफ आया है कि 20 साल से यही हम करते रहे हैं, तो करते रहे तो जनता, आपके समझ में आ गया, जनता के समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे होगा? लेकिन ममता जी ने तो अपने एक रैली में बोला कि फुरफुरा शरीफ, जो कि जिसका कांग्रेस के साथ अलायंस है, और असउद्दीन ओवैसी,
उनको वोट डाल के बर्बाद ना करे माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो हमारे पक्ष में वोट डाले, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम में टिप्पणी करी कि अगर हम ऐसी बात कभी कर देते तो हमारे बाल नोच लिए जाते। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को वो वोट चाहिए ही नहीं है, वो जो 30%, क्योंकि सबकी नजर है उस वोट पे, ममता जी की भी नजर है, कांग्रेस लेफ्ट अलायंस की भी नजर है, ओवैसी साहब की भी नजर है, लेकिन बीजेपी को वो 30% वोट चाहिए नहीं बंगाल के? ऐसा नहीं, सबकी नजर इस बात की है कि सोसाइटी के फैब्रिक को डिस्टर्ब करो, उसको ब्रेक करो और वोट बैंक की राजनीति पर अपने आप को कंसोलिडेट करो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। हम सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। मैंने आपके सामने इतने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम बताए, एक भी कार्यक्रम में हमने कहीं भी भेदभाव नहीं किया है। हम ममता बनर्जी की अपील को आप कैसे हम भारत के विकास को दृष्टि से, ममता बनर्जी की वोट की अपील को आप कैसे देखते हैं? कौन सी अपील? जो उन्होंने बोला कि मुसलमान एक मुश्ता को वोट डालें। ये उनके बारे में बताता है, ये उनके बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दे आर द इंस्ट्रूमेंट इन पोलराइजेशन। ये खुद पोलराइज करते हैं, और मैंने आपके साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि वो फुरफर शरीफ के जो अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनको कह रही है वो गद्दार है। ये जिस तरह, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये वोट सारे का सारा हमको मिले। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? टीएमसी कर रही है। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? ममता जी कर रही हैं। एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, माइंड गेम इस समय बीजेपी इस चुनाव, बंगाल के चुनाव में जबरदस्त तरीके से खेल रही है। वो हर राउंड से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हर राउंड के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें बताने की कोशिश करते हैं हमारी कितनी सीटें आ रही हैं। इसको लेकर आप क्या करते हैं? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि एक प्रेशर टैक्टिक्स है आपकी। ये नहीं, हमेशा हम चुनाव इसी तरीके से लड़ते हैं। ये कोई हम बंगाल में नया कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। हम हर एक जगह, गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब जिम्मेवारी से बात करनी है तो जिम्मेवार व्यक्ति ही कहेगा ना, तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? आप भी कीजिए ना कॉन्फ्रेंस और आप बताइए ना कि मैं इतनी वोट ले रहे हैं, लोग हंसेंगे। हम कोई फैक्चुअल बात नहीं बोल रहे हैं क्या? और अगर ये अब ये चौथा चरण हो गया, कल हम असेसमेंट करेंगे, एक असेसमेंट और सीधे हम आगे बढ़ेंगे। आप ममता बनर्जी पे हर तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी कि देखिए सब सारे पूरे विपक्ष को कि सबको एक साथ आ जाना चाहिए। देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स है, माइंड गेम है। देखिए, ये ममता जी के खिलाफ नहीं है, ये जो उन्होंने बंगाल को बनाया है तस्वीर जी, उसके खिलाफ है, और उसके नेतृत्व ममता जी कर रही हैं, इसलिए ममता जी का नाम आता है। क्या आप बताइए, सबसे ज्यादा एसिड अटैक बंगाल में है, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में है, सबसे ज्यादा रेप केसेस बंगाल में है, सबसे ज्यादा एट्रोसिटी ऑन विमेन बंगाल में है। ये बंगाल की बेटी, ये बंगाल की दीदी के मुख्य एग्जीक्यूटिव इंचार्ज होने के बाद, एग्जीक्यूटिव हेड होने के बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बंगाल में सुधार की जरूरत है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के विषय पर बात करेगी कि नहीं करेगी? सारी इंडस्ट्री वहां से छोड़कर चली आई, इस विषय को हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भारत का ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 76 लाख किसानों से वंचित हैं, ये विषय हम कैसे छोड़ देंगे? लगभग 4 करोड़ 35 लाख लोग आयुष्मान भारत से वंचित हैं, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिलना है। क्या गलती की है बंगाल की जनता ने? उनको ये हक मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? मैं बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री होते हुए वहां मैंने सारे पैम्फलेट, सारे सबके कार्ड, सब कुछ पहुंचाए। सारे कार्ड्स को फाड़ करके नालियों में डाला गया। ये तस्वीर बंगाल ने देखी। किसका अधिकार तुमने छीना? हाल ही में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई एक मुस्लिम के साथ, वो उनसे कुछ कान में बात कर रहा है, जिसको लेकर ओवैसी ने भी तंज किया। उन्होंने बोला कि वो प्रधानमंत्री को कान में कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है उसको लेकर एक कंपटीशन है बंगाल के अंदर? प्रधानमंत्री की तस्वीर आई अगर एक मुस्लिम के साथ, उस पर टिप्पणी करी जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब उसको सुन रहे हैं तो उनके दिमाग में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये स्पष्ट है। ओवैसी की बात पर आप क्या कहते हैं? ओवैसी जैसी सोच वैसे विचार। अमित शाह ने बोला कि ओवैसी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा ले। वो ठीक है, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना जी, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा अमित शाह जी ने कि वो खिंचवा लें,
लेकिन मुझे तो इस पर मुझे ये करेंगे कि नहीं करेंगे ये एक प्रश्न है जी। लेकिन मेरा एक है ना, जिसकी जैसी सोच। जी, अब मैं असम पर आता हूं। असम में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, आप डिफेंडर्स हैं। दूसरी तरफ बंगाल में आप अपनी सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहां पर आपकी सरकार दोबारा एक बार वापस आ जाए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस बार ये जंग मुश्किल थी? पॉलिटिकल जंग की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस और AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी साथ थी। मुश्किल है ये इस बारी थोड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि आपका आकलन गलत है। हम डिफेंडर नहीं हैं जी। हम सेकंड स्टेज पे मोमेंटम के साथ असम को आगे ले जाना चाहते हैं जी। और असम को आगे ले जाने के लिए आप अगर हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो आप देखेंगे इट इज ए मैनिफेस्टो इन कंटिन्यूटी। चाय के बागान के लिए हमने जो दिया उसको हम आगे बढ़ाएंगे, नाम घर में हमने जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्षत्राज का हमने काम किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार दिया उसको हम आगे क्योंकि बढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों की चुनावी रैलियां भी देखी, उसमें हिंदुत्व की बात हुई, मुगल के शासन की बात हुई। कहीं ना कहीं वहां पर भी एजेंडा ये था कि नहीं, एजेंडा नहीं था, वोट पोलराइज हो। नहीं, एजेंडा नहीं था। कांग्रेस का डुअल चेहरा हम दिखा रहे हैं लोगों को। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, केरल में मुस्लिम लीग के साथ, अब मुस्लिम लीग ही कम्युनल है कि नहीं है, यस या नो, इट्स यस, ठीक है। यहां वो फरफरा नहीं, अब्बास के साथ, सदीकी अब्बास के साथ बंगाल में, और यहां बदरुद्दीन के साथ। बदरुद्दीन कौन है? जिसको तरुण गोगोई जी ने 2006 में कहा था हु इज बदरुद्दीन, उसको उनका बेटा गले मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। तो ये बात हमने एक्सपोज करनी है कि नहीं करनी है कि पिता बोलता था हु इज बदरुद्दीन, बेटा समझौता कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन की कहानी जी, मेंटल बैंक करप्सी। राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन असम की पहचान है। असम की पहचान गोपीनाथ बोरदोलोई होंगे, असम की पहचान भूपेन हजारिका होंगे, असम की पहचान महापुरुष श्रीमंत शंकर देव होंगे, या बदरुद्दीन होगा। अब ये जो कहने वाले लोग हैं, इनको आप बोलो कि आप न्याय करो और मैं न्याय की गुहार भी ना लगाऊं, मैं सच्चाई भी लोगों को ना बताऊं। कहते हैं कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस पार्टी अपने कई जो विधायक के प्रत्याशी हैं उनको लेकर जयपुर पहुंच गई है, बाड़ाबंदी उधर कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? उनको लगता है कि फिर आपने गेम ना कर दी उनकी? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को नेता पर भरोसा नहीं है और नेता को अपने कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं, ये उनकी स्थिति हो गई है। वो पर कह रहे हैं हमें भाजपा पे भरोसा नहीं, कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है जी। बात यह है कि उनकी पार्टी अपने आप में अपना घर संभलता नहीं है, अपनी परिस्थितियां संभलती नहीं है, अपने में अविश्वास है, दूसरों को दोष देते हैं। आपके घर की बात कर लेते हैं। असम में अगर बीजेपी की जीत होती है तो सर्बानंद सोनोवाल, हेमंता बिस्वा शर्मा, सीएम कौन होगा, या सोनोवाल साहब भी होंगे सीएम? देखिए, चुनाव में जब हम लोग गए तो दोनों लोग आगे आए हैं, दोनों लोगों के साथ दोनों का योगदान है असम को आगे बढ़ाने में जी। और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ हमेशा तरीका ये होता है कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसको चर्चा करके निर्णय लेते हैं। तो वो एक प्रोसेस होगा, वो हम करेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी का आरोप है कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं, सरकार ने संस्थाओं के ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कोई चुनाव ही नहीं जीत पाता। देखिए, मैंने कई बार कहा कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अगर आत्मचिंतन करते ना और वह यथार्थ के साथ जानकारियां हासिल करते तो उनका बहुत भला होता, पर वो करेंगे नहीं। 2014 से बहुत बदलाव आया है, उन्होंने कहा, ऐसे ही कहा ना, बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है, एक नहीं 10-15 देशों के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया है। तो ये बदलाव तो 2014 के बाद बहुत आया है। वो पर संवैधानिक प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, विकास की दृष्टि से उन्होंने इलेक्शन कमिशन को लेकर भी तंज करा जब बीजेपी के कैंडिडेट जो असम में थे उनकी गाड़ी से ईवीएम निकली थी। उस पर एक्शन हुआ है और 12 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आई है।
लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट इसको देखिए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप शहंशाह होते हैं, और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी होता है। ये कैसा खिलाड़ी है, और ये कैसे खेल खेलने वाली टीम है? ऐसे टीम की, इसलिए मैंने कहा कि आपको अभी सच्चाई से परिचित होना बाकी है। जिस दिन आप हो जाएंगे आपका भला होगा। जेपी नड्डा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने से पहले केंद्र सरकार में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। राहुल गांधी ने तो बोला कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस हैज द रोल ऑफ कांग्रेस इन होल पेंडेमिक हैज बीन एन इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। किस लिए ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा तो क्या तमाशा है, क्या जरूरत थी लॉकडाउन की? फिर कहा कि लॉकडाउन हटता क्यों नहीं है? जब पार्शियल हटाया तो पार्शियल क्यों हटाया? जब लॉकडाउन पूरा हटा दिया तो पूरा क्यों हटाया? यह कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है। इस देश ने कभी भी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ यह बात कह रहा हूं जी, कभी नहीं सोचा था। हम हमेशा मांगने वालों में से होते थे। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां के हुनर को, यहां के साइंटिस्ट को, सबको प्रोत्साहित करके एक नहीं दो वैक्सीन लेकर के आए। वैक्सीन पर टीका टिप्पणी किसने की? इसकी एफिकेसी पर प्रश्न किसने खड़े किए? कितने ट्रायल हुए हैं, कितना ट्रायल हुआ कि नहीं, टाइम दिया कि नहीं, ड्यूरेशन पूरा हुआ कि नहीं, ये किन लोगों ने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और इन सब के कहने के बावजूद वैक्सीनेशन लोगों ने माना, लगाया, लग रहा है, अच्छे तरीके से लग रहा है। हेल्थ मिनिस्टर, पूर्व हेल्थ मंत्री के नाते मैं इस बात कहना चाहता हूं कि दिस इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रोटोकॉल्स। इसमें हम वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स के तहत जो डिजाइन बनाया गया है उसके तहत दिया जा रहा है। सोसाइटी में प्रायोरिटीज होती हैं, उन प्रायोरिटीज को ध्यान में रख करके ये दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि जितनी वैक्सीन उनको चाहिए उतनी नहीं दे रही केंद्र की सरकार। जो उनको दिए यूज कर लिए क्या? पर वहां पर हेल्पलाइन वर्कर्स की कितने % वैक्सीनेशन हुआ है? सेकंड डोज आई थिंक अराउंड 45%। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डोज। हेल्थ के कितने % वर्कर्स को हेल्थ डोज लग चुकी है? उनको लगने में किसने रोका है, किसने रुकावट पैदा की है? इनएफिशिएंसी, डायर नेम। अब वो कहते हैं वैक्सीन ये में वापस नहीं है। अब उनका शिकायत ये है कि वैक्सीन नहीं है, सब कुछ है, भेदभाव भाई, सब कोई भेदभाव नहीं। यही मैं कहता हूं जी, रॉन्ग नैरेटिव्स। ये मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जिस दिन, पर महाराष्ट्र वाली सरकार तो आपकी पुरानी साथी है, शिवसेना है, सब बराबर हो गए ना जी। जब आप कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो आप सब लोगों का जो जिसको कहते हैं कि वो सारी जो संस्कार हैं वो सब उसी तरीके के हो जाते हैं जी। और वो आपको देखने को भी मिला होगा आजकल कई वहां के नई वसूली कांड भी सामने आया, नई चीजें सामने आ रही हैं जी। तो ये सब कुछ वहां हो रहा है। लेकिन कांग्रेस या वहां की सरकार पॉलिटिसाइजेशन कर रही है एक बहुत बड़े हेल्थ प्रोग्राम का, और मैं फिर कहूंगा बहुत गैर जिम्मेदाराना रोल इन सब का रहा है देश और प्रदेश के विकास को रोकने में। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और कई और पॉलिटिकल पार्टी, इसमें महाराष्ट्र की सरकार भी शामिल है, वो कह रही है वैक्सीनेशन फॉर ऑल हो जाना चाहिए, इसमें उम्र का बैरियर नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट? देखिए, ये हेल्थ के प्रोटोकॉल्स को हमारे एक्सपर्ट्स, देयर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विच डिसाइड्स अबाउट इट, वी फॉलो इट अकॉर्डिंगली, वी विल डू इट अकॉर्डिंगली। लेकिन ये जो नेता हैं, इनका मैंने कहा नहीं कि अगर आप हंस रहे हो हंस क्यों रहे हो, अगर आप सीरियस हो सीरियस क्यों हो, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों उठाया। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोगों का मैं कब तक जवाब दूंगा? और जवाब इनको हर चुनाव में मिल रहा है, इस चुनाव में भी जवाब मिलेगा। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी स्थिति काफी खराब हो गई है, काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सी, ऑल सेड एंड डन, विथ ऑल वैक्सीनेशन एंड अदर प्रोग्राम्स,
we will have to follow the strict protocols as far as to contain the infection is concerned. कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी आ गई और वो सोसाइटी में जनरल आई है। सोसाइटी को उसको वापस उसको स्थापित करना पड़ेगा, इसलिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स को ज्यादा से ज्यादा लागू हो, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने एक आप लोगों को चिट्ठी लिखी है, तमाम सियासी दलों को, अगर कोरोना को लेकर जारी किए गए केंद्र सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है उनका पालन नहीं होगा तो वो विचार करेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक है, बीजेपी प्रेसिडेंट पालन होना चाहिए। आप देश की सबसे बड़ी पालन होना चाहिए और हमको उसको ध्यान में रख करके करना चाहिए। मैं खुद जब जाता हूं प्रचार में तो मैं अपना एंटीजन टेस्ट भी कराता हूं और दूसरा टेस्ट भी कराता हूं। रैली में जो भीड़ आती है वहां पर आप देखते हैं ठीक उसमें, लेकिन जितना बचाव हो सके, प्रोटोकॉल हो सके, कोई नजदीक आता है मैं कहता हूं मास्क पहनो, हाथ नहीं मिलाता हूं। ये सब चीजें हम लोग को करनी पड़ती हैं, कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन लड़ना भी है, लोगों को कम्युनिकेट भी करना है। अब इलेक्शन की आपने सूची निकाल दी, डेट निकाल दिया, तो हम हाथ पे धरे के धरे तो नहीं रहेंगे। हम वी हैव टू एनलाइटन द पीपल, वी हैव टू गो फॉर कैनवसिंग, वी हैव टू डू इट, वी विल डू इट विथ ऑल हेल्थ प्रोटोकॉल्स विच वी कैन फॉलो। महाराष्ट्र की आपने बात करी, आपने बोला कई सारी चीजें उजागर हो रही हैं, तो 100 करोड़ की जो वसूली का मामला है वो सामने आया है। अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से इस पर झटका भी लगा है, हाई कोर्ट ने सीबीआई को पूरी जांच दे दी है। पहले तो आरोप लगाया जा रहा था ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, लेकिन अब तो चिट्ठियां इधर उधर से सब जगह से सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे कांड? देखिए, मैं आज नहीं, जिस दिन ये सरकार बनी थी मैंने उसी दिन कहा था, अनहोली अलायंसेस लीड्स टू अनहोली डीड्स। अनैतिक समझौते अनैतिक कार्यों को जन्म देते हैं, ये मैंने उसी दिन कहा था। ये आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहला वाक्य है इसीलिए मेरा आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर, इसीलिए मेरा होम मिनिस्टर पे आरोप इसीलिए मेरा। और दूसरा, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो सिर्फ जो सब निकल गया। जिस तरीके से वो टारगेट्स दे रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ गृह मंत्री कर रहा था, बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे? सभी कर रहे होंगे। जब घर का मालिक ही ऐसा हो जाए तो नीचे क्या बचा होगा? और पुलिस वाले क्या कर रहे होंगे, बाकी लोग? महाराष्ट्र पुलिस को कितना इस घटना में और इन पिछले 1-1.5 साल में कितने प्रश्न खड़े हो गए? महाराष्ट्र के प्रशासन के बारे में कितने प्रश्न खड़े हो गए? अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं वो जनता के लिए, जनता को सही दृष्टि से राहत मिलने वाली नहीं है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार वहां चल रहा है, ये सब उनके देखरेख में हो रहा है। 2 मई के बाद क्या महाराष्ट्र में कुछ हो सकता है? देखिए जेपी नड्डा जी, देखिए हम लोग कुछ देखने को मिल सकती है। देखिए, हम लोग तो स्पष्ट रूप में डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख करके काम करते हैं, और इसलिए उनकी सरकार है, वो चलाएं। क्योंकि मैं हम ऑपोजिशन में हैं। क्योंकि शरद राव पवार जो कि एनसीपी के टॉलेस्ट लीडर हैं, उन्होंने एक बात को बोला जब पूरी वैक्सीन को लेकर विवाद हो रहा था। उन्होंने बोला कि केंद्र का और राज्य सरकार का कॉपरेशन अच्छा है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। उससे पहले भी वो केंद्र सरकार की कई मंचों पे तारीफ कर चुके हैं। बीच में खबर आई कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी अहमदाबाद में मिले, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कुछ 2 मई के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑपोजिशन में खड़े हैं और हम ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। जी, मैं बढ़ता हूं आगे। एक बड़ा फैसला आया, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये है, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो कि वाराणसी में है, एएसआई का सर्वे कराने को लेकर। उसको लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल बयान आए कि इसके पीछे बीजेपी है, एएसआई का सर्वे होगा, फिर ये मुद्दा खड़ा हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, न्यायालयों की हम हमेशा रिस्पेक्ट करते रहे हैं, लेकिन हमारा कोई मुद्दा नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है, कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार पर हम संकट कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने शिकायत करी है राज्यपाल को, और आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी में अमूमन ये देखने को ऐसी परिस्थितियां नहीं देखने को मिलती क्योंकि मुख्यमंत्री की शिकायत कोई मंत्री करे। कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम मीडिया में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, वी हैव टेकन नोट ऑफ इट, और हम उसका जो भी निवारण करना है करेंगे, और हमारी सरकार को कोई संकट नहीं है। कोई संकट नहीं है। अब मैं आपसे साउथ इंडिया के बारे में पूछना चाहता हूं। साउथ इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि कर्नाटक में आपकी सरकार है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में आप कैसे देखते हैं? देखिए,
बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं, हम असम में सरकार बना रहे हैं, हम एनडीए की सरकार एआईडीएमके के साथ तमिलनाडु में बना रहे हैं, हम एनडीए की सरकार पुडुचेरी में बना रहे हैं और केरल में हम फोर्स के रूप में आ रहे हैं, एक ताकत के रूप में हम उभर रहे हैं। जहां तक आपने साउथ में आने की बात कही है, हम तमिलनाडु और केरल में हम कंसर्टेड एफर्ट के साथ इन प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहे। क्या साउथ इंडिया को लेकर, तमिलनाडु और केरल को लेकर बीजेपी का प्लान 2024 है, 2024 है? नहीं, जैसे आप लोगों ने बंगाल की तैयारी 2016 में शुरू कर दी थी। हर एक स्टेट के लिए हमारे पास ऐसा ही प्लान होता है, लेकिन हम उसको कोई टारगेट के साथ 2024 और इसके साथ नहीं जोड़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, हम अपनी फोर्सेस, अपनी ताकत हमारी बढ़े, हमारी रीच बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल हम आखिरी में इंटरव्यू के, बंगाल का चुनाव अब 2 मई को इसका नतीजा आएगा। जगत प्रकाश नड्डा के, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिमाग में अगला टारगेट क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी उन राज्यों में चुनाव, सभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना, यह हमारा टारगेट रहा है। अभी हमारा काम उड़ीसा में बढ़ना है, हमारा काम तेलंगाना में बढ़ना है, हमारा काम आंध्र में बढ़ना है, हमारा काम साउथ में बढ़ना है। इसलिए सवाल और हमारी जो सरकारें हैं, यूपी में भी हमारा दौरा शुरू हो चुका है, उत्तराखंड में भी हम जाएंगे। सब जगह हमने, जहां हमारी सरकारें हैं वहां भी हम काम करेंगे, जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां भी हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के बढ़ना है। इसलिए हमारा टारगेट स्पष्ट है और उसके लिए मैं अकेला ही नहीं, हमारी पूरी टीम, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी, आपने हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि कोरोना के इस काल में आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट हर सवाल का जवाब दिया। आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।